Assalamu alaikum and welcome to another lecture on Indian economy and आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आप जानते हैं कि ये NCERT और CBSE लेवल का कोर्स है। आज हम स्टडी करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस वक्त इकॉनमी की हालत क्या थी, कंडीशन क्या थी, और ख़ास तौर पर हमारा फोकस रहेगा ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स जो इंडियन इकॉनमी के थे। तो बेसिकली आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर जो है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब क्या है और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। इसके ज़रिए से जब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं इकॉनमी के, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक इकॉनमी जो है इसकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द इकॉनमी, इसकी हालत क्या है, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट हो रही है। तो इसलिए आज हम फोकस करेंगे ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स कि किस किस्म का स्ट्रक्चर उस वक्त इकॉनमी का था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल हुई। तो आप जानते हैं कि इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, और आज है 2022 और 75 ईयर्स हो गए। तो जो बाद में हुआ इन 75 ईयर्स में ओब्वियसली वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास किस्म की कंडीशन बनी हुई थी इंडियन इकॉनमी के लिए। तो फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, एक हिस्ट्री बनी इसकी जो आज तक जारी है, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, काम चल रहा है, जीडीपी किस तरह बिहेव कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन हम शुरू यहाँ से करते हैं 1947 से, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि इस वक्त इंडियन इकॉनमी की कंडीशन क्या थी, खासतौर पर स्ट्रक्चर किस नौइयत का था इंडियन इकॉनमी का। लेकिन हम ये इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल हुई। तो इंडिपेंडेंस किन से हासिल हुई? तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे। तो वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे फ्रॉम 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी के ज़रिए से इसमें उनको कामयाबी हासिल हुई और फिर उन्होंने बंगाल पे कब्ज़ा किया। बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस उस वक्त थी इंडिया की, ठीक है, सबसे समझो कि अमीर रीजन जो था, दुनिया का एक अमीर रीजन जो था वो बंगाल था। तो इस पे उन्होंने कब्ज़ा अपना जमा लिया और वहाँ से धीरे धीरे कब्ज़ा करते करते पूरे इंडिया को कब्ज़े में लाया और कॉलोनियलिज़म जो है वो एस्टैब्लिश किया, यानी कि इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाया। और फिर 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल हुई, यानी कि ये जो 1757 से 1947 तक 190 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा जमाए रखा और फिर मुख्तलिफ चीज़ें की और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका असर पड़ा किस पे? इंडियन इकॉनमी पे। तो इंडियन इकॉनमी पे जब असर पड़ा तो फिर जब 1947 में आज़ादी हुई तो उस वक्त यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म की कंडीशन बनी हुई थी, ठीक है। हम उस कंडीशन को समझेंगे और फिर हम ये भी समझेंगे कि वो जो कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था इकॉनमी का, ये ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर वजूद में आ गया। और फिर इंडियन जो आज़ाद इंडिया है वहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ बनी और उन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया की इकॉनमी पे, ख़ास तौर पर इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बात याद रखेंगे कि 1947 हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर, और फिर ओब्वियसली आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ बाद में। इसमें आपने ये याद रखना है कि 1991 में रिफॉर्म्स होते हैं इंडिया में, बड़ी तब्दीली आती है, चेंज आती है पॉलिसी में। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम इसे कहते हैं, ये लागू की गई 1991 में। और हमारे पास दो फेजेस इसलिए बनते हैं, एक तो है रिफॉर्म के बाद वाला फेज़ जो अभी तक चल रहा है, और एक है रिफॉर्म से पहले वाला फेज़ जो 1947 से शुरू होता है और फिर 1991 तक चलता था, यानी कि ये पे ड्यूरेशन इसके लिए है, ये रिफॉर्म से पहले और ये रिफॉर्म के बाद, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे कि 1947 में इंडिया का स्ट्रक्चर जो था इकॉनमी का वो किस किस्म का था। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि जो जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये हमने एक्चुअली यहाँ पे समझनी है बात। तो ये देखिए
ये है कंडीशन 1950-51, क्योंकि यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हुई इसलिए डेटा यहाँ से हमारा अवेलेबल है। तो 1950-51 में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टेरिशरी सेक्टर का, तो हम देखते हैं कि 53% कंट्रीब्यूशन आ रहा था कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 53% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 16.6% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और जो सर्विसेज सेक्टर यानी कि टेरिशरी सेक्टर है वो 30.3% कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट अवे है कि भाई जो हमारी इकॉनमी 1947 में थी वो क्या थी, या इंडिपेंडेंस पे थी या 1950 में थी, वो क्या थी? वो एक एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। ठीक है, इट वॉज एन एग्रीकल्चर इकॉनमी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी थी। इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, टेरिशरी सेक्टर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये कंडीशन थी इंडिया की। अब दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इंडिया का जीडीपी भी उतना ज़्यादा उन दिनों नहीं था, यानी कि एक तो जीडीपी कम भी था और दूसरा ये कि जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, इसलिए ये डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। जो इंडियन इकॉनमी है ये डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, तो ये बात समझनी है। अब हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई चेंज कितनी आ गई बाद में। तो ये देखिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई। ये 2013-14 का डेटा है, तो हम 53 से 13.9 तक आ रहे हैं, तकरीबन समझो कि 14 पॉइंट पे आ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 53% से कम होता हुआ 14% पे आ गया। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बड़ी तब्दीली हम कह सकते हैं इसको। और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया फ्रॉम 16.6% टू 26.2%, और टेरिशरी का ज़्यादा बढ़ गया 30.3% से 59.9%। तो ये है कंडीशन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स। और ये कंक्लूजन है कि भाई उस वक्त आज़ादी के वक्त इंडिया एक प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट इकॉनमी थी जीडीपी के हिसाब से। अब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन था किस सेक्टर का। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम 72%, और सेकेंडरी का 10.6 और टेरिशरी का 17.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे तो 52% है कंट्रीब्यूशन जीडीपी का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा ही डिपेंडेंट था इंडिया एट दैट टाइम ऑन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ज़्यादा जो डिपेंडेंसी वो किस पे थी, वो प्राइमरी सेक्टर पे थी। सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल कम, यानी कि 10-10.5% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और 17.3% टेरिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। यानी कि मेन एम्प्लॉयमेंट जो लोगों का था इंडिया में वो कौन सा था, वो प्राइमरी सेक्टर था। लोग अक्सर लोग जो है वो जो है खेतों में काम करते थे। तो ये बात ऐसे आपको समझ आ जाएगी कि बेशतर लोग 100 में से 72%, 100 में से 72% जो है वो कहाँ पे काम कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, या वो प्राइमरी सेक्टर के साथ जो है वो काम कर रहे थे, फॉरेस्ट्री है, फिशरी वगैरह, उसके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा इसमें भी देखेंगे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ। तो 72 से हम आ रहे हैं 48.9 पे, 2011-12 की बात है, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन कम हो गया। अब जो है सेकेंडरी सेक्टर में 24.4% लोग काम कर रहे हैं, और टेरिशरी सेक्टर में 26.7% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा कमी आ गई है। तो फिर भी अगर आप देखेंगे अभी भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, यानी कि तकरीबन 100 में से जो आधे लोग हैं 49%, 100 में से जो 49% जो है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडिया में। तो दैट मीन्स कि हम अभी ज़्यादातर डिपेंडेंट है किस पे, अभी हम प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। ओबियसली 12 से आगे अभी 22 है, तो थोड़ी चेंज इसमें आ गई है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर इज स्टिल द प्रेडोमिनेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये है कंडीशन, ये थी कंडीशन 1947 या 50 में इंडियन इकॉनमी की, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स। हम अभी बाकी फीचर्स की अब यहाँ पे डिस्कशन उनके बारे में हम नहीं कर रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। तो स्ट्रक्चर हमें कह रहा है इंडियन इकॉनमी का, भाई जो इकॉनमी है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर एवरीवेयर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और जो इंडस्ट्रीज़ है, जो सर्विसेज सेक्टर है, वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग अब इस किस में काम कर रहे होंगे, वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे होंगे। तो दैट मीन्स कि जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है,
ग्रोथ इसमें ज़्यादा नहीं होती है, और अगर ज़्यादा लोग इसमें काम करेंगे तो फिर पॉवर्टी होगी, ठीक है, गरीबी होगी, और लोग जो है वो ज़्यादा रिच नहीं होंगे, वो गरीबी होंगे, और डेवलपमेंट काफ़ी कम होगी, ठीक है, काफ़ी कम होगी, बैकवर्डनेस होगी। जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आने वाले लेक्चर्स में कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो फीचर्स एक्चुअली कहाँ से आ गए? वो फीचर्स आ गए क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर जो था इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर था। तो ये भी पता चल रहा है कि भाई ये देखिए यहाँ पे हमारी इकोनॉमी क्या है, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी है तो ये जो पीरियड है इससे पहले वाला, ठीक है, वहाँ पे काम नहीं हुआ है इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या टेरिशरी सेक्टर में काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं, एजुकेशन का बड़ा रोल नहीं रहा है, क्योंकि जब एजुकेशन बढ़ती है तो फिर टेरिशरी सेक्टर काम करने लगता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें हम बस इस चीज़ से सीखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या था इंडियन इकोनॉमी का। तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई इस दौरान में क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिज्म यहाँ पे चल रहा था, इस दौरान क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के साथ, किस तरह बैकवर्ड हो गई, वो तो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमें ये पता चला कि 1947 में या 1951 में स्ट्रक्चरल फीचर्स इंडिया के किस किस्म के थे, और आई होप कि आपने ये बुनियादी नुक्ता समझा होगा कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर 1947 में किस किस्म का था। यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।